Good morning, students. Today we are going to study your last chapter of the economics, which is the food security. I'm Sushant Pandey, your SST faculty. Here we are going to understand about the food security in India. जो भारत में खाद्य सुरक्षा की बातें होती है और खाद्य सुरक्षा की स्थिति क्या है भारत में, इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। खाद्य सुरक्षा का मतलब हर एक व्यक्ति जो भारत में निवास करता है उसको भोजन की एक गारंटी मिले, उसको ये सुरक्षा मिले कि कोई व्यक्ति भोजन ना मिलने से प्रभावित नहीं होगा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे उसके पास पैसे हो, चाहे ना हो, चाहे ज़मीन हो ना हो, फसल हो ना हो, लेकिन खाना सबको मिलेगा। भोजन जो एक बेसिक भोजन होता है जिसमें आपके राइस पल्सेस जो आते हैं वो एक बेसिक भोजन, गेहूँ आटा, ये सबको मिलेगा जिससे कि वो दैनिक जो उनकी रोटी खा सके। उसके लिए भारत सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, कौन सी स्कीम शुरू की, क्या स्थिति है पूरे वर्ल्ड को देखा जाए और इंडिया को देखा जाए, तो ये सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी इज़ अ बिग प्रॉब्लम बिकॉज इन एवरी मिनट देयर इज़ समवन डाई बिकॉज ऑफ द स्टारवेशन। जो बहुत पूरे वर्ल्ड में जो है कोई ना कोई हमेशा मर रहा है हर एक मिनट में भूख के कारण। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी समस्या है। हम डेवलप्ड कंट्री कहलाते तो हैं या डेवलपिंग कंट्री कहला रहे हैं और हमारे यहाँ हम चाँद पे जा रहे हैं, और हमारे यहाँ अगर इंसान भूख के नाते मर रहा है कि किसी को इतना गरीब है कि उसको खाने के लिए खाना नहीं है, भोजन नहीं है, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। इसी को दूर करने के लिए कई सालों से गवर्नमेंट जो है वो अपना एक प्रयास कर रही हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, फूड सिक्योरिटी का मतलब होता है अवेलेबिलिटी। पहली बात तो अवेलेबल हो, फूड उपलब्ध हो, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। ये तीनों जो तीनों शब्द हैं वो अपने आप में बहुत बड़ी भूमिका रखते हैं और इन तीनों शब्द के अपने आप में बहुत मायने हैं। जैसा कि पहला शब्द जो उसने बोला कि अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, फूड की क्या होनी चाहिए, अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। दूसरा क्या है, एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, एक्सेसिबल हो मतलब हम उसको आसानी से पा सकें। ऐसा ना हो कि अवेलेबल तो है लेकिन सरकार के गोदामों में है, हम दूर से देख सकता है गरीब उसको कि भाई वहाँ पे वो भूख के बिना मर रहा है और उसके सामने हज़ारों बोरों के बैग्स जो है वहीं गोदाम में रखे हुए हैं जो गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में आते हैं, तो वो लेकिन उसको पा नहीं सकता है ना, कि वो हमारे बस की बात नहीं है। तो एक तो ये है कि एक्सेसिबल होना चाहिए, वो आसानी से उसे मिल सके, एक्सेसिव कर सके वो। और दूसरा है अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी का क्या मतलब है, अफोर्डेबिलिटी का मतलब होता है कि वो अफोर्ड कर सके, इतना सामर्थ्य उसके अंदर हो, इतनी शक्ति हो, इतने उसके अंदर, चाहे वो आर्थिक रूप से, चाहे सामाजिक रूप से, चाहे शारीरिक रूप से वो सामर्थ्यवान हो कि वो उस खाने को पा सके। तो अवेलेबिलिटी, उपलब्धता, एक्सेसिबिलिटी मतलब जो उसको पाने के लिए उसके अंदर कहीं ना कहीं वो आसानी से उसको पा सके, आसानी से पाना, उसको हम एक्सेसिबिलिटी के रूप में जानते हैं कि उसकी पहुंच है ना। तो मतलब एक तरीके से क्या हुआ, अवेलेबिलिटी, उपलब्धता, एक्सेसिबिलिटी, पहुंच, और अफोर्डेबिलिटी यानी सामर्थ्य। इतनी चीज़ें होनी चाहिए तब हम उसको कहेंगे कि फूड सिक्योर ये देश है या फूड सिक्योर वो पीपल है। आप अपने आप को ले लो, आपके घर में खाना कैसा है, अवेलेबल है, आपके लिए वो कैसे है, अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि आपके किचन में रखा हुआ है ना। आपके किचन में राइस रखा है, पल्स रखा है, आप गए, मम्मी गई आपकी या कोई गया और बनाए और आपको भोजन मिल गया, तो आपके लिए तो अवेलेबल है। एक्सेसिबल है कि नहीं? यस, एक्सेसिबल है। क्यों? क्योंकि आसानी से आपकी पहुंच है कि आप आसानी से दुकान पे जाके खरीद सकते हैं, है ना। अफोर्डेबल है कि नहीं? यस, अफोर्डेबल है, क्योंकि आपके माँ बाप या जो भी हैं वो आसानी से उसको खरीदने की इतनी क्षमता रखते हैं, तो वो अफोर्डेबल भी है उनके लिए। बट व्हाट अबाउट दोज, दे डोंट हैव द एक्सेसिबिलिटी, दे डोंट हैव द अवेलेबिलिटी, दे डोंट हैव द अफोर्डेबिलिटी। तो आप फूड सिक्योर है लेकिन वो फूड सिक्योर नहीं है, किसी तरीके से वो गुजर बसर करता है, किसी तरीके से वो 2 जून की रोटी के लिए पैसे इकट्ठा भी होते हैं और कई बार नहीं भी होते हैं। द पुअर हाउस होल्ड आर मोर वल्नरेबल। तो जो गरीब लोग हैं वो ज़्यादा वल्नरेबल हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास ये तीनों चीज़ों में से किसी ना किसी चीज़ की ज़रूर कमी है ना।
तीनों चीज़ों में से किसी ना किसी चीज़ की कमी ज़रूर है, तभी हम उनको क्या बोलते हैं कि भाई जो गरीब लोग हैं उनके साथ ये दिक्कत है। क्यों दिक्कत है? क्योंकि जो ये तीनों जो फैक्टर्स हैं वो सबके साथ एक जैसे नहीं है ना। अगर एक आम आदमी को देखा जाए तो सबके साथ एक जैसे नहीं है, तो कोई उसमें वल्नरेबल है ना, एक तरीके से मतलब आप कह सकते हो कि उसके उसमें आता है, वल्नरेबिलिटी है, वो पाने असहाय है, वो नहीं ले सकता। टू फूड इनसिक्योरिटी whenever there is a problem of production or distribution of food crops, food security depends on the PDS। अब बात क्या होता है कि इसको पूरा करने के लिए, फूड सिक्योरिटी को सही करने के लिए गवर्नमेंट कौन सा वो चलाती है? गवर्नमेंट जो है वो चलाती है PDS सिस्टम बनाती है। गांव में या शहरों में PDS सिस्टम बनता है, उसको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं, जिसको आप हिंदी में आपके गांव में कोटा जो होता है उसको PDS सिस्टम कहते हैं। एंड द गवर्नमेंट विजिलेंस एंड एक्शन एट टाइम्स, गवर्नमेंट इसको ध्यान से देखती रहती है। उसका एक डिपार्टमेंट होता है, उसके जो अधिकारी होते हैं जैसे सप्लाई इंस्पेक्टर होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर DSO होते हैं। व्हेन दिस सिक्योरिटी इज़ थ्रेटेड, जब इस सिक्योरिटी पे कोई दिक्कत आती है फूड सिक्योरिटी में, तो ये लोग हमेशा इसीलिए इसके बारे में ध्यान से ऑब्ज़र्व करते रहते हैं और चीज़ों को मैनेज करते हैं। तो इससे हमने समझा कि जो फूड सिक्योरिटी है ये बेसिकली इस स्लाइड से हम यही समझ रहे हैं कि एक्चुअली में है क्या। सो इट इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ फूड्स मीन्स फूड प्रोडक्शन विद इन द कंट्री, यानी उस कंट्री में ही फूड का प्रोडक्शन हो रहा हो। फूड इम्पोर्ट एंड प्रीवियस ईयर स्टॉक स्टोर्ड इन गवर्नमेंट फूड इंपोर्ट किया गया हो यानी खरीदा गया हो, और प्रीवियस ईयर स्टॉक जो पिछले साल का स्टॉक हो वो स्टोर हो गवर्नमेंट के ग्रैंडरीज में, गवर्नमेंट के जो गोदाम हो वहाँ पे फूड, अब वहाँ पे फूड रिजर्व में हो, है ना, प्रीवियस ईयर स्टॉक उनके ऑलरेडी मेंटेन हो। फिर क्या कह रहा है? एक्सेसिबिलिटी मीन्स फूड इज़ विद इन रीच ऑफ एवरी पर्सन। ये जो सेकंड वाला बात है वो कहता है फूड जो है हर एक व्यक्ति के रीच में हो, आसानी से मिल सकता है। अफोर्डेबिलिटी मतलब दिस implies that an individual has enough money to buy sufficient safe and nutritious food to meet one's dietary need। कि ये अफोर्डेबिलिटी कहता है कि भाई एक इंडिविजुअल, एक कोई व्यक्ति, परिवार इतना पास पैसा हो कि वो सेफ और न्यूट्रिशियस सिर्फ फूड ना खरीदे। ऐसा नहीं कोई भी कचरा उठा लाए खराब वाला, सबसे सेफ हो, मतलब स्वच्छ हो, न्यूट्रिशियस हो, सुरक्षित हो और न्यूट्रिशन से भरा हो, मतलब उसमें प्रोटीन और न्यूट्रिशन पोषण भरा हो। टू मीट वंस डाइटरी नीड, जो कि एक आदमी को डाइटरी नीड में उसको चाहिए। तो अब यानी ये होता है फूड सिक्योरिटी का मतलब। अब फूड सिक्योरिटी इज इंश्योर्ड इन अ कंट्री ओनली इफ, किसी भी कंट्री में फूड सिक्योरिटी को कैसे इंश्योर किया जाता है? इनफ फूड इज अवेलेबल फॉर ऑल द पर्सन, अगर सभी व्यक्तियों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा खाद्यान्न उपलब्ध हैं। जैसे कभी कभी हल्ला मचता है सोशल मीडिया या लोग बताते हैं कि भाई खाद्यान्न की कमी हो गई इंडिया में, तो फिर एग्रीकल्चर मिनिस्टर को सामने आना पड़ता है, मीडिया में बयान जारी कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, हमारे यहाँ खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है, हमारे यहाँ अभी भी हमारे पास बफर स्टॉक, हमारे पास स्टॉक भरे हुए हैं और अभी मतलब अगले 2 साल के लिए हमारे पास खाने की कमी नहीं होगी, इतना हमारे पास मतलब फूड इनफ मात्रा में उपलब्ध है। तो इन सब से लोगों में एक हैवोक ना क्रिएट हो, लोगों में इसको लेकर के कहीं कोई हो हल्ला ना हो, इसकी वजह से पब्लिक परेशान ना हो, तो ये समय समय पे बयान जारी किए जाते हैं। तो पहली चीज़ कि अगर फूड सिक्योरिटी आपको इंश्योर करना है किसी कंट्री में, तो आपको पहला काम क्या करना पड़ेगा? आपको इनफ फूड इज अवेलेबल फॉर ऑल द पर्सन, ऑल पर्सन हैव द कैपेसिटी टू बाई फूड ऑफ एक्सेप्टेबल क्वालिटी। सभी पर्सन, सभी लोगों के पास एक कैपेसिटी हो कि जिससे वो अच्छा एक क्वालिटी, एक शुद्धता और गुणवत्तापूर्ण जो है फूड को पा सकें, खरीद सकें। देयर इज़ नो बैरियर ऑन एक्सेस टू फूड, और कोई बैरियर ना हो फूड को एक्सेस करने में, वही वाली बात होती है अफोर्डेबिलिटी वाली बात। अब नीड फॉर फूड सिक्योरिटी है ना,
तो नीड फॉर फूड सिक्योरिटी से पहले एक छोटा सा वो देखते हैं कि 1970 में फूड सिक्योरिटी वाज अंडरस्टूड एज द अवेलेबिलिटी एट ऑल टाइम्स। 1970 में ऐसा माना जाता था कि फूड सिक्योरिटी का मतलब ये हुआ कि भाई अवेलेबिलिटी इसकी हमेशा के लिए अवेलेबिलिटी हो और एडिक्वेट सप्लाई हो प्रचुर मात्रा में ऑफ बेसिक फूड स्टफ, जो भी फूड से रिलेटेड चीज़ें हैं। यूनाइटेड नेशन का ये अपना जो नज़रिया था 75 के आसपास। अमर्त्य सेन जो कि नोबल लॉरेटी हैं, और अमर्त्य सेन भारत के रहने वाले थे, अमेरिका में जाके बस गए थे। अमर्त्य सेन एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, जैसे इकोनॉमी से रिलेटेड चीज़ों को जानने वाले को इकोनॉमिस्ट है, साइंस से रिलेटेड साइंटिस्ट, वैसे वो अमर्त्य सेन बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं। इनको नोबल पुरस्कार मिला है, ये भारत के लिए भी गर्व की बात है। और अमर्त्य सेन ने एक नया ऐड किया डायमेंशन इसमें फूड सिक्योरिटी में। उन्होंने एम्फसाइज किया कि एक्सेस टू फूड थ्रू व्हाट ही कॉल्ड एंटाइटलमेंट्स, अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट वन कैन प्रोड्यूस, exchange in the market along with state or other socially provided supplies. Accordingly, there has been a substantial shift in the understanding of food security. तो फूड सिक्योरिटी के लिए एक छोटा सा और उन्होंने चीज़ ऐड किया कि एंटाइटलमेंट, मतलब टू फूड सिक्योरिटी में एंटाइटलमेंट वाला वर्ड इन्होंने और ऐड कर दिया। और इन्होंने क्या किया कि जो हकदार हो व्यक्ति है ना, एंटाइटलमेंट का मतलब एक तरीके से पात्रता, उसके लिए पात्रता डिफाइन कर दिया। एम्फसाइज ऑन द एक्सेस टू फूड थ्रू व्हाट ही कॉल्ड, कि किसको किस तरह से फूड मिले। ऐसा नहीं हो कि कोई व्यक्ति के पास ऑलरेडी फूड है फिर भी मिले, पात्रता डिफाइन किया, उसकी एलिजिबिलिटी डिफाइन की। अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट वन कैन प्रोड्यूस, एक्सचेंज इन मार्केट अलॉन्ग विथ स्टेट और अदर सोशली प्रोवाइडेड सप्लाईज। ठीक है, तो 1995 वर्ल्ड फूड समिट डिक्लेयर्ड फूड सिक्योरिटी एट द इंडिविजुअल हाउस होल्ड, regional, national and global level exist when all people at all time have physical and economic access to sufficient, safe and nutritious food to meet their dietary needs and food preferences for an active and healthy life. ये लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन ये निकल के आया वर्ल्ड फूड समिट में कि फूड सिक्योरिटी को हम एक्चुअल में क्या कहेंगे, कि जब एक इंडिविजुअल, एक पूरा हाउस होल्ड, एक राष्ट्र, एक देश, एक प्रदेश और ग्लोबल लेवल पे तब हम मानेंगे जब ये फूड ऑल टाइम अवेलेबल हो, और सामने वाला जो भी व्यक्ति है, चाहे संस्था है, चाहे स्टेट है, चाहे राज्य है, चाहे देश है, वो उसके पास फिजिकल और इकोनॉमिक एक्सेस होगी, वो सफिशिएंट, सेफ और न्यूट्रिशियस फूड अपने डाइट में, अपने लोगों की डाइट में शामिल करा सके, तो हम इसको मानेंगे कि दैट इज़ द फूड सिक्योरिटी, है ना। अब पॉवर्टी इरिडिकेशन इन एसेंशियल इम्प्रूव टू एक्सेस द फूड, जब पॉवर्टी इरिडिकेशन होगा तब जा कर के फूड जो है ये आएगा, फूड सिक्योर होगा। फेमाइन एक वर्ड होता है, फेमाइन मतलब होता है एक तरीके से भूखमरी, है ना। भूखमरी इज करेक्टराइज बाई वाइड स्प्रेड डेथ ड्यू टू स्टारवेशन। जब लोग, फेमाइन उसको बोलते हैं जब लोग मतलब भूख की वजह से बहुत सारे लोग एक साथ मरते हैं, बहुत सारे लोग, तब उसको हम कहते हैं अकाल। भूखमरी की वजह से जब लोग मरते हैं तो उसको बोलते हैं अकाल पड़ जाना। अकाल तब पड़ता है जैसे वर्षा नहीं हुई कई साल तक, है ना, या किसानों ने कोई उत्पाद नहीं किया कई साल तक, तो भाई हमको खाना तो वहीं मिलेगा ना, खेतों से ही तो भोजन आता है। तो वो एक स्टारवेशन का जो फेमाइन होता है, अकाल होता है, उससे कई लोग एक साथ मरना शुरू हो जाते हैं। आप ये देखें, स्टारवेशन विक्टिम अराइविंग एट द रिलीफ सेंटर, आपकी बुक में होगा। तो जो अकाल होता है दैट इज एपिडेमिक बाय फोर्स्ड यूज ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर और डिकेइंग फूड एंड लॉस ऑफ बॉडी रेजिस्टेंस, और धीरे धीरे खराब पानी पीने से, जो है भूखा रहने से, इसकी जो सिचुएशन होती है व्यक्ति की वो दयनीय होती जाती है और बाद में वो मर जाता है। द मोस्ट डिवास्टेटिंग फेमाइन दैट अकर्ड इन इंडिया, इंडिया में आज तक जो सबसे खराब अकाल पड़ा है, फेमाइन आया है, उसको फेमाइन ऑफ बंगाल बोलते हैं, बंगाल का अकाल। दैट वॉज इन 1943, 1943 में आया था। दिस फेमाइन किल्ड 30 लाख पीपल इन द प्रोविंस ऑफ बंगाल। उसमें बंगाल राज्य के कम से कम 30 लाख लोग मारे गए थे। सोच लो, फेमाइन की वजह से कितने लोग मारे गए थे, 30 लाख। बंगाल का अकाल, लेट्स सी बंगाल का जो अकाल था उसकी वीडियो हम आपको दिखाते हैं, ऑर्गेनाइज करी जिसमें वो डिस्कस कर रहे थे ये कि देखिए कैसे किस इंडिया तरह में से ईस्टर्न बॉडीज बंगाल में खाने पीने की कमी से जो लोग भूखमरी से जूझ रहे हैं उनकी मदद करी जाए। नाउ सी लियोपोल्ड एमेरी, द पिक्चर्स, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, और फील्ड मार्शल सर आर्चिबाल्ड वावेल, दोनों उन लोगों की हेल्प करने के लिए स्ट्रेटेजी बना रहे थे। लेकिन तभी उनके बीच एक आदमी अपनी टांग अड़ा रहा था
और आज इस वीडियो में मैं आपको उसी शख्स के बारे में बताऊंगा जिसकी वजह से तकरीबन 40 लाख मासूम इंडियंस खाने पीने की कमी से तड़प 40 तड़प कर मर lakhs। गए। इसमें 30 लैक्स बताया एनसीईआरटी में। विंस्टन चर्चिल। इस पूरी घटना को समझने के लिए पहले हम उस कारण को समझते हैं जिसकी वजह से बंगाल में भूखमरी हुई। तो अब हम चलते हैं इतिहास में थोड़ा पीछे। फेमाइन। रूट्स क्या थे, कारण क्या थे बंगाल के? बंगाल दोस्तों एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर ज्यादातर चावल की खेती होती है और पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा चावल की प्रोडक्शन बंगाल में ही होती है। ये बात है तब की जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने वाला था और उस समय बंगाल की अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी खेती बाड़ी पर ही डिपेंडेंट थी। वहाँ रहने वाले लोग चावल की प्रोडक्शन करते जिसमें से वो कुछ हिस्सा मार्केट में बेच देते और बाकी का अपने खाने पीने के लिए रख लेते। ब्राउन स्पॉट हेलमिन्थिस फोरियम ओरिजे ये एक बीमारी है जो कि चावल की खेती को बर्बाद कर देती है। 1942 में ये बीमारी बंगाल के खेतों में बहुत तेजी से बढ़ गई जिसकी वजह से सारी फसल खराब हो गई और फेमाइन यानी सूखा पड़ना स्टार्ट हो गया। वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से अर्बन एरियाज में फूड की डिमांड बढ़ रही थी जिसकी सप्लाई कम थी और डिमांड ज्यादा, और इस वजह से चीजें अपने मूल्य दाम से अधिक में बिकने लगी। फॉर एग्जाम्पल एक रोटी का प्राइस है 2 रुपए। मेरे सामने 20 लोग हैं जिन्हें रोटी की डिमांड है लेकिन मेरे पास सिर्फ 10 रोटी है, तो मैं उन 10 रोटियों को 2 रुपए के बजाय 5 रुपए में बेचूंगा अपने मुनाफे के लिए, और जिसके पास पैसा है वो तो रोटी लेगा ही अपनी नीड्स को पूरी करने के लिए। इस कारण जो अर्बन एरिया के लोग थे वो तो किसी तरह अपना पेट भर पा रहे थे, लेकिन जो रूरल एरिया में रहने वाले लोग थे उन्हें बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था और इन प्रॉब्लम्स को सबसे ज्यादा फेस कर रहे थे बंगाल में रहने वाले लोग। और ये प्राइस का बढ़ना घटना इसे और कोई नहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही थी। हेलमिन्थिस फोरियम ओरिजे फंगस इसने ज्यादातर खेतों को बर्बाद कर दिया था और बाकी के बचे खेत 9 जनवरी 1943 में आए साइक्लोन यानी तूफान में बर्बाद हो गए। अब बंगाल के पास एक ऑप्शन बचा था कि वो अपने पड़ोसी बर्मा से राइस इंपोर्ट कर ले, लेकिन बर्मा को वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापानीज इंपीरियल आर्मी ने अपने कब्जे में कर लिया था। बंगाल में सूखा पड़ने से खाने पीने की शॉर्टेज होने में जितना हाथ नेचर का था उतना ही ब्रिटिश गवर्नमेंट का भी था। जब बर्मा को जापानीज ने अपने कंट्रोल में कर लिया तो होम गवर्नमेंट इन लंदन ने ये ऑर्डर दिया कि बंगाल के समुद्र के किनारे जितने भी बोट्स हैं उन्हें तोड़ दिया जाए और जितना भी राइस का स्टॉक बचा है बंगाल में उसे तबाह कर दिया जाए, क्योंकि उनको ये डर था कि कहीं बर्मा के जापानीज वहां आकर कब्जा न कर ले। सबका ये मानना था कि 1943 में पूरे इंडिया में खाने की शॉर्टेज थी और सबसे ज्यादा बंगाल में, लेकिन सच तो ये है कि 1943 में इंडिया से 70,000 टन राइस एक्सपोर्ट करा गया ब्रिटिश आर्मी को जो कि वर्ल्ड वॉर 2 में लड़ रही थी। बंगाल में लोग खाने पीने की कमी से तरह तरह की बीमारियों का शिकार होकर मरने लगे थे, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ऑस्ट्रेलिया से वीट की शिपमेंट इंडियन कोस्टल से होते हुए गुजर रही थी। ये जानते हुए भी कि बंगाल में खाने की कमी है, उस शिपमेंट को बंगाल भेजने से मना कर दिया गया और वॉर में लड़ रहे ब्रिटिश आर्मी के ट्रूप्स जिनके पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा खाने पीने का सामान था उनकी तरफ उस शिपमेंट को डाइवर्ट कर दिया गया। ऑस्ट्रेलिया से मदद भी है तो उसको यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को कहा कि हम बंगाल में खाने की प्रॉब्लम से सफर कर रहे लोगों की हेल्प करना चाहते हैं और वहां राशन भेजना चाहते हैं, लेकिन लंदन से ये ऑर्डर आया कि कोई जरूरत नहीं है हेल्प करने की और उनका ऑफर ठुकरा दिया गया। नाउ सी ब्रिटिश गवर्नमेंट के इतने सख्त डिसीजन के पीछे किसी और का हाथ नहीं बल्कि उनके प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल का था। विंस्टन चर्चिल को वर्ल्ड वॉर 2 का हीरो माना जाता है और इंग्लैंड के एजुकेशन सिस्टम में उसको एक हीरो की तरह पोर्ट्रे किया गया है, लेकिन सच तो ये है कि चर्चिल एक ऐसा इंसान था जिसने इंडियंस से सिर्फ नफरत करी। लियोपोल्ड एमेरी और सर आर्चिबाल्ड वावेल जैसे बड़े ब्रिटिश के अधिकारी बंगाल में मर रहे उन लोगों की हेल्प करना चाहते थे, लेकिन चर्चिल ने कभी ऐसा होने ना दिया, क्योंकि उस समय इंडिया ब्रिटिश के राज से आजाद हो रहा था और विंस्टन चर्चिल के अंदर इंडियंस के लिए नफरत और बढ़ रही थी। एक वॉर कैबिनेट की मीटिंग के दौरान विंस्टन चर्चिल ने बोला कि बंगाल में जो फेमाइन हुआ है उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ इंडियंस का हाथ है और कहा इंडियंस ब्रीड लाइक रैबिट्स, आई हेट इंडियंस। चर्चिल ने यह भी कहा कि बंगाल में इतने लोग मर गए, लेकिन उसे इस बात का दुख है कि उन मरने वाले लोगों में महात्मा गांधी नहीं था। से बंगाल का जो फेमाइन आया वो किस तरह से पूरे बंगाल को नहीं पूरे इंडिया को झकझोर के रख दिया था, और विंस्टन चर्चिल जो इसके पीछे मेन कल्प्रिट थे वो चाहते थे कि मतलब अगर चाहते तो शायद बंगाल को फेमाइन को वो बचा सकते थे, क्योंकि शिपमेंट आ रही थी इंडिया की तरफ, ऑस्ट्रेलिया की, कनाडा हेल्प करना चाहता था लेकिन नहीं होने दिया। तो एक ये अपने आप में सबसे बड़ा जो फेमाइन आया वो बंगाल में आया, तो इसके बारे में आप सबको जानना चाहिए। सो दिस इज़ द फूड
सिक्योरिटी इज इंश्योर्ड इन कंट्री। नाउ व्हाट इज़ द नीड फॉर फूड सिक्योरिटी। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई क्या ज़रूरत क्या है फूड सिक्योरिटी की, उसको हम कैसे जानेंगे कि क्या ज़रूरत है फूड सिक्योरिटी की। तो इट इज़ नीडेड फॉर द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ये पुअर सेक्शन के लिए ज़रूरी है। नेचुरल डिजास्टर और कैलेमिटी लाइक अर्थक्वेक, ड्राट, फ्लड, सुनामी, जब ये आता है तब के लिए ज़रूरी है, क्योंकि इस टाइम पे लोगों के पास कुछ खाने को नहीं रह जाता है, वो खुद तहस नहस हो चुके हैं, इकोनॉमिकली टूट चुके होते हैं। तो नेचुरल डिजास्टर जो है, कैलेमिटी हुआ, नेचुरल डिजास्टर मतलब प्राकृतिक आपदा, इन सब के लिए ज़रूरी है। वाइड स्प्रेड क्रॉप फेलर ड्यू टू ड्रॉट, है ना। वाइड स्प्रेड क्रॉप फेलर का मतलब क्या हो गया कि एक बड़े रूप में जो क्रॉप फेलर होता है सूखा के वजह से, वाइड स्प्रेड क्रॉप फेलियर, है ना। सूखा होने की वजह से जो अकाल पड़ता है, चूँकि फसलें नहीं उगा पाई जाती हैं, तो उसके वजह से भी जो है हमें फूड सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है कि ऐसे समय पे हमको कहीं ना कहीं से फूड तो चाहिए ही चाहिए। अब आप छोटे से स्लाइड से देखेंगे कि हाउ ड्रॉट अफेक्ट्स फूड सिक्योरिटी। देखो बुक में इसको बहुत बड़े बड़े उसमें दिया गया है, उसको क्रक्स करके इसमें स्लाइड में आपको बताया जा रहा है, उसका मेन चीज़ बताया जा रहा है कि हाउ ड्रॉट अफेक्ट, किस तरह से ड्रॉट अफेक्ट करता है ना, फूड सिक्योरिटी को सूखा कैसे अफेक्ट करता है। जब ड्रॉट होता है तो क्या होता है, टोटल प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स गिरता है ना। जब फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन कम होगा, जब उपज कम होगी, तो उसके शॉर्टेज ऑफ फूड इन द अफेक्टेड एरियाज, तो उन एरियाज़ में क्या होगा, जैसे यूपी में समझो सूखा पड़ गया, सूखा का मतलब बारिश नहीं हुई और खेती नहीं हो पाई, उससे सिंचाई नहीं हो पाई, सूखा पड़ गया। तो इस बार किसी जिसके पास पानी की अवेलेबिलिटी होगी या किसी तरीके से जिन लोगों के पास कुआं, वेल या जो भी है वो होगा, उन लोगों ने मान लिया उपजाऊ कर लिया, तो ऐसे लोग कितने होंगे, 10-20%, 80% किसान तो वर्षा आधारित वो करता है। तो अब क्या होगा कि शॉर्टेज हो जाएगी, जो हर साल जो यूपी के लोगों की नीड फुलफ़िल करने के लिए समझो 100 किलो मान लिया गेहूँ की ज़रूरत थी और हुआ कितना 20 kg ही, तो अब क्या करेंगे, शॉर्टेज हो जाएगा, है ना। तो शॉर्टेज हो जाएगा तो खाने वाले 100 लोग हैं और हैं मान लिया देने के लिए 20 लोगों के देने के लिए गेहूँ है, और मांग कितने लोग रहे हैं, 100 लोग मांग रहे हैं, हमको देना है, हमारे पास जो है वो 20 लोगों के लिए देने को, और मांग रहे हैं 100 लोग, तो क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा। हम चाहेंगे कि हमारा मुनाफा हो तो हम प्राइस बढ़ा देंगे कि भाई जिसकी गर्ज हो वो ले, हमारे पास तो है लेकिन हम जिसकी गर्ज हो वो ले, तो जो ज़्यादा पैसे वाले 20 होंगे वो ले लेंगे। तो जब प्राइस बढ़ेगा तो सम पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू बाई फूड, तो उसमें वही लोग ले पाएंगे जिसके पास पैसा होगा, कुछ लोग नहीं खरीद पाएंगे। तो इसी को बोला जाता है फूड इनसिक्योरिटी। यहीं पे फूड इनसिक्योरिटी, ड्रॉट के द्वारा फूड इनसिक्योरिटी इस तरह से आती है। अब आती है बात स्टारवेशन की, भूखमरी, है ना। स्टारवेशन क्या होता है, इफ सच कैलेमिटी हैपेंस इन अ वेरी वाइड स्प्रेड एरिया or is stretched over a longer time period, it may cause a situation of starvation। इसका मतलब ये है कि बाहर कौन बैठे हैं, तो आपदा है, अगर ऐसा घटित होता है बड़े एक क्षेत्र में, वाइड स्प्रेड ऑफ एरिया, और इज स्ट्रेच ओवर अ लॉन्ग टाइम पीरियड, या काफ़ी समय तक रह जाता है, इट मे कॉज अ सिचुएशन ऑफ स्टारवेशन, इट मे कॉज अ सिचुएशन ऑफ स्टारवेशन। मतलब ये एक तरीके से कारण बन सकता है किस चीज़ का, भूखमरी का। मतलब चाहे कैलेमिटी हो, है ना, चाहे फूड इनसिक्योरिटी हो, अगर बहुत ज़्यादा दिन तक रह जाती है तो उसकी वजह से लोगों को जब भूख नहीं, भाई भूखमरी, इसका हिंदी वर्जन सोचो, भूखमरी, भूख के कारण मरने जैसी स्थिति, है ना। आप ही को 10 दिन 20 दिन आप एक टाइम खाना नहीं मिलता तो कैसे हो जाते हैं सोचो, और अगर कोई एक महीने खाना ना मिले तो क्या हो जाएगा, वही चीज़ है, दिस इज कॉल्ड स्टारवेशन। अब बात आता है कि अ फेमाइन इज कैरेक्टराइज्ड बाय, फेमाइन को हम कैसे कैरेक्टराइज करते हैं, इसको कैरेक्टराइज करते हैं, फेमाइन जो अकाल पड़ता है उसको कह रहा है कैसे हम कैरेक्टराइज करते हैं। तो फेमाइन इज कैरेक्टराइज बाय अ सिचुएशन वाइड स्प्रेड डेथ, है ना। फेमाइन कैसे अकर होता है, वाइड स्प्रेड डेथ हो रही हो, बहुत ज़्यादा एरिया में लोग मर रहे हो, एंड एपिडेमिक्स, और महामारी फैल रही हो, और क्या हो रहा हो, महामारी फैल रही हो। तो यानी एक तरीके से दोनों चीज़ें हैं, वाइड स्प्रेड डेथ हो रहा हो और क्या हो रहा हो, महामारी फैल रही हो। तो इसको हम बोलेंगे भूख की वजह से, अगर अकाल जो होता है, इसका मतलब कि
बहुत ज़्यादा एरिया में महामारी फैलने की वजह से लोग मर रहे हैं तो उसको हम अकाल की सिचुएशन बोलते हैं। फेमाइन एंड स्टारवेशन डेथ इन इंडिया। अब बताता है कि अकाल और भूखमरी की वजह से जो डेथ्स हैं इंडिया में उनके बारे में बता रहा है। बंगाल फेमाइन की बात है, 43 में आया था एंड इट किल्ड लगभग 1.5 मिलियन टू 3 मिलियन पीपल, है ना। लगभग 30 से 35 लाख लोग इसमें मारे गए। बिहार फेमाइन आया 66 से 67 में, इसमें लगभग 2353 लोग की डेथ हुई ड्यू टू, ये रिपोर्टिंग डेथ है ना। अब बात करते हैं कि फेमाइन जो आए, बंगाल फेमाइन, बिहार फेमाइन के बाद स्टारवेशन डेथ्स हुए हैव ऑल्सो बीन रिपोर्टेड। कहाँ कहाँ पे रिपोर्ट किए गए इसको ध्यान से सुनेंगे। एक तो ये रिपोर्ट हुआ कालाहांडी और काशीपुर ऑफ उड़ीसा में स्टारवेशन की वजह से डेथ, बैरन डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, पलामू डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड एंड मेनी अदर रिपोर्ट्स रिमोट एरियाज ड्यूरिंग द रिसेंट ईयर, है ना। इन सालों में और भी जगहों में ये इस तरीके के जो है डेथ्स रिपोर्ट किए गए। नेक्स्ट अगर हम देखें फूड इनसिक्योर ग्रुप्स, कौन कौन से लोग फूड इनसिक्योर होते हैं, तो ज़्यादातर लैंडलेस लोग, ट्रेडिशनल आर्टिजन्स जिनके पास ज़मीन नहीं होती है, ऐसे लोग, जो पुराने किसान होते हैं, ऐसे ट्रेडिशनल आर्टिजन्स जो पुराने उसके हिसाब से काम करते हैं, रीति रिवाज के हिसाब से पुराने पद्धति पे, है ना। तो ट्रेडिशनल आर्टिजन्स एक तो काश्तकार या शिल्पकार या कारीगर लोग, है ना, तो पुराने कारीगर। ट्रेडिशनल सर्विस प्रोवाइडर, अब पुराने कारीगर का मतलब ऐसा नहीं कि ट्रेडिशनल आर्टिजन्स का मतलब जो पुराने पद्धतियों पे अभी भी डिपेंडेंट है। जैसे मान लिया कोई पहले मटका बनाता था, तो वो मान लिया आप कारीगर है मटका बनाने का, तो आज के टाइम पे मटके की उतनी डिमांड है या दिए की उतनी डिमांड नहीं है, चाइनीज़ झालर आ गए, तो उनके जैसे लोग। ट्रेडिशनल सर्विस प्रोवाइडर जो पुरानी सर्विस देते थे, जैसे कि मान लिया आप ऐसे समझो कि जो कुछ सर्विस आपको देने के लिए, जैसे पुराने टाइम पे क्या होता था कि आपके घर में क्या होता था, सिलबट्टे होते थे जिसपे वो पीसा जाता था, राइट। तो आपके मसाले पीसे जाते थे, तो उसको हथौड़ी और छेनी से मार मार के उसको रवा करते थे, कुछ लोग आते थे और उनकी जॉब उसी से चलती थी। तो अब वो न सिलबट्टे रहे ना उनकी जॉब रही। ट्रेडिशनल सर्विस प्रोवाइडर भी ख़त्म हो गए। पेटी सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स, तो पेटी सेल्फ, ये लोग जल्दी से प्रभावित हो जाएंगे क्योंकि इनका और कोई फूड इनसिक्योर ग्रुप है, इनका पता ही नहीं है। सेल्फ एम्प्लॉयड छोटी छोटी चीज़ों के लोग जो व्यापार करते हैं, है ना। होमलेस बेगर्स, जो होमलेस लोग हैं जिनके पास घर नहीं है, गरीब हैं, भिखारी हैं। फेमाइन फैमिलीज एम्प्लॉयड इन इल पेड ऑक्यूपेशन, जो इल पेड ऑक्यूपेशंस होते हैं, ऐसे लोग जहाँ पे किसी तरीके से गुजर बसर चल रहा हो और वहाँ पे उनकी मान लिया भुगता, मतलब ऐसे कम वेतन पाने वाले लोग हों। कैजुअल लेबरर्स, सीजनल एक्टिविटी, वेरी लो वेजेस, जो लोग कभी कभी काम पा जाते हैं मजदूरी का सीजनल, उन लोगों को, ये लोग फूड इनसिक्योर ग्रुप कहलाते हैं। सो दिस वाज अबाउट टुडेज लेक्चर। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल अंडरस्टैंड। अच्छा, इसके आगे SC ST ग्रुप भी, सम सेक्शन ऑफ OBC ऑल्सो, जो पुअर लैंड बेस हैं, वेरी लो लैंड प्रोडक्टिविटी है। माइग्रेंट्स हैं, माइग्रेंट्स भी जो लोग माइग्रेशन से आते हैं एज ए रिजल्ट ऑफ नेचुरल डिजास्टर। वुमेन एंड चिल्ड्रेन, यानी जो भी समाज के जो ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं सिस्टम में सबसे किनारे हाशिए पे रहते हैं, ऐसे लोग फूड इनसिक्योर की कैटेगरी में आते हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे दो स्टूडेंट्स, स्टेट्स फेसिंग प्रॉब्लम ऑफ फूड इनसिक्योरिटी। कौन कौन से ऐसे राज्य इंडिया में हैं जो ज़्यादातर फूड इनसिक्योरिटी को फेस कर रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश, बिहार कुछ पार्ट है, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। और इसको हम अब अच्छे से थोड़ा सा डीपली जाके जानेंगे कि फूड इनसिक्योरिटी एक्चुअली होती क्या है, सीजनल हंगर क्या होता है, क्रोनिक हंगर क्या होता है, इसके बारे में हम देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, थैंक यू।